नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 के प्लेटफॉर्म पर। और आज दैनिक समसामयिकी 2023। और सबसे पहले तो दोस्तों आज की ये क्लास बेहद ही महत्वपूर्ण, चूँकि आज है होली और होली के रंगों में आप भी सराबोर हैं, हर व्यक्ति सराबोर है। लेकिन आज दोस्तों जो पानी से नहाएगा वो केवल लिबास बदलेगा, और जो आज भी पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। तो आइए, आपको इतिहास बदलना है। और ये होली जो है दोस्तों बुराई पर एक अच्छाई की जीत का पर्व है, कि हर बुराई जो है हारती है, हर जो है बुरा इंसान एक दिन पराजित होता है। ये वैसा त्यौहार है। तो आज के दिन में हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों को छोड़ सकते हैं जिससे हमें सुख और समृद्धि में ज़्यादा फायदा हो। तो आपके लिए कुछ नया लीजिए इस होली के त्यौहार पर। बिल्कुल इंग्लिश को फ्री ऑफ कास्ट, जो बहुत बड़ा डर बैठा हुआ है कि इंग्लिश में एग्ज़ाम्स में सही नहीं होता है, वैसे हम बोल लेते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम में आता है तो हम उसको सही नहीं कर पाते हैं। तो जब आपकी परीक्षा में आएगा तो एक अच्छा स्कोर इंग्लिश को समझबो हिंदी में, आप हिंदी में समझिए अंग्रेजी को। आप सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आपको पीडीएफ चाहिए भाई साहब, तो जाइए लिखिए स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77। कहाँ पे लिखना है? टेलीग्राम में लिखना है। ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। दोस्तों आज खास क्या है, आज 8 मार्च है। होली के साथ साथ में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है। और इसलिए दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में भारत हमेशा रहा है, और भारतीय संस्कृति में ये है, और संस्कृत में लिखा गया है कि यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ पे देवता जो है विराजमान होते हैं, देवता वहाँ रहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भारत में संयुक्त राष्ट्र की प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज हैं। ये पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा उदाहरण होना चाहिए। और हमारे गणतंत्र की जो राष्ट्रपति हैं वो भी महिला हैं, उसे भी आपको जानना चाहिए कि हमारी द्रौपदी मुर्मू जी। और इस हमारे पूरे देश की वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है, उनको भी आपको जानना ही चाहिए। तो भारत नारी शक्ति के मामले में बहुत आगे है। और अभी हाल ही में नागालैंड से एक जो है पहली बार विधायक महिला बनी है, और वो जो है मंत्री भी उनको नागालैंड में बनाया गया है या मेघालय में बनाया गया है। आपको इसी पूरी क्लास में हम आपको बताएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं, आज बहुत कुछ है खास। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या है भाई साहब, अब की बार की थीम क्या है, इसको भी बताएंगे। इस क्लास में आप बने रहेंगे। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने बजट में कौन कौन सी नई योजनाएं घोषित की हैं उसके बारे में भी आप जानेंगे दोस्तों। और पंथी गीत छत्तीसगढ़ अंचल में सतनामी पंथ द्वारा गाया जाने वाला ये एक विशेष गीत है दोस्तों, इसके बारे में भी जानेंगे। क्योंकि आज खास और भी कुछ है कि राजा भरथरी और रानी पिंगला की भरथरी गाथा जो लोकगीत विधा है, इसमें सूरजबाई खांडे बिल्कुल फेमस है। और इसमें जो संगीत वाद्य यंत्र है, एक तारा और सारंगी भी है। सब कुछ अच्छे से चर्चा करेंगे। पंथी नृत्य के जनक कौन माने जाते हैं? देवदास बंजारे भी हैं खास, क्योंकि इसमें क्या होता है, पंथी नृत्य में कलाबाजी करते हैं और पिरामिड को बनाते हैं। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ का हरेली पर्व भी आपको देखने को मिलेगा, ये भी है बहुत खास। और क्या होती है हिंदू विकास दर? पूर्व जो है हमारे रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि हिंदू विकास दर में भारत जाने वाला है। आखिर में हिंदू विकास दर अच्छी होती है या खराब होती है, वो भी आप इसी क्लास में पूरा समझेंगे। तो बहुत कुछ जानने के लिए आपके लिए। और आप ये भी जानेंगे कि मार्च महीने का जो पूर्णिमा होता है दोस्तों, ये सदी का आखिरी पूर्ण चांद होगा। मार्च महीने की पूर्णिमा को वर्म पूर्ण या कृमि चांद भी कहते हैं, आपको याद रखना। ये सब के बारे में सब चीज़ें हैं खास दोस्तों, सब कुछ आप समझेंगे। सब चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो आइए देखते हैं 8 मार्च की महत्वपूर्ण क्या है आज सुर्खियां दोस्तों। बलम पिचकारी जो मर्जी की बिना मारी तो 10-90 पर कालिंग हो गई। यूपी पुलिस ने होली के दिन हुड़दंगियों को जो है वो जो हुड़दंगा करते हैं उनके लिए व्यवस्था कर दी है। डायल 112 ने कहा है भैया कि आप अगर ऐसा कुछ करते हैं तो आपकी पूरी व्यवस्था की जाएगी। इसलिए होली का त्यौहार है, अच्छे से होली खेलिए, लेकिन कोई हुड़दंगई नहीं करना है। नहीं, यूपी में बुलडोजर वाले बाबा व्यवस्था करके रखे हैं, ठीक है भाई। वुमेन्स प्रीमियर लीग में यूपी वॉरियर्स की ताहलिया मैगरा जिन्होंने 90 रन बनाया है, इन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ में बनाया सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर। तो हमारा जो वुमेन्स प्रीमियर लीग है, वर्ल्ड प्रीमियर लीग में अभी तक सबसे ज़्यादा स्कोर बनाने वाली कौन है? तो यूपी वॉरियर्स की ताहलिया मैगरा है जिन्होंने 90 रन बनाया है, ठीक है। और इसमें सर्वाधिक तेज अर्धशतक पूछ लिया जाए तो हरमनप्रीत कौर को आप याद रखिएगा, हरमनप्रीत कौर को भी आपको याद रखना है, ठीक है। हरमनप्रीत
प्रीत कौर, ठीक है, इन्हें आप याद रखेंगे। इन्होंने क्या किया भाई साहब, ये 22 गेंद में ही 50 मार दिया है, ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। और अभी जो है कल वाले मैच में कौन जीता है भाई साहब, तो जो है इसमें दिल्ली जीत गया और यूपी जो है हार चुका है, आप इसे भी याद रखिएगा। दोस्तों अफगानी महिला ने गुजरात की यूनिवर्सिटी में एमए में जीता, ये जो मास्टर ऑफ आर्ट्स है इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और ये गोल्ड मेडल उनके लिए जवाब है जो तालिबान में बंदूक के दम पर शासन है और महिलाओं की शिक्षा का विरोध कर रहे हैं, महिलाओं की शिक्षा को बंद कर रहे हैं। तो अफगानिस्तान की महिला है जो है तालिबान के शासन के पहले से भारत में आके पढ़ाई कर रही हैं और इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता है। ये बिल्कुल मुस्लिम धर्म में जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बहुत सारे ऐसे देश है जहाँ पे महिलाओं का उतना जो है शिक्षा के प्रति रुझान नहीं रहता है, तो उनके लिए ध्यान देने वाली बात है। दोस्तों WHO का कहना है कि दुनिया की 99.82% आबादी जो हमारा गुणवत्ता सूचकांक है 2.5 PM का जो खतरनाक स्तर है, इस स्तर पे हमारा जो है दुनिया के ज़्यादातर लोग, ये 99% लोग अच्छी जो है वायु गुणवत्ता में नहीं है, इसे आपको ध्यान रखना है। दोस्तों WHO की जो PM रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, इसे आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। भाई साहब बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका, आपको जानना है। नंदन नीलकेणी ने बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित भारत इंक्लूजन समिट में कहा कि भारत 5 सालों में प्रीपेड से पोस्ट पेड अवस्था बन जाएगा। अब ये क्या होता है प्रीपेड और पोस्ट पेड, तो प्रीपेड से मतलब ये है कि भाई साहब जैसे जितना आप अभी आपको जो है लोन का पैसा जमा करना जितना आसान है, उतना ही आसान हो जाएगा किसी बैंक से लोन लेना भी, यही है जो है प्रीपेड से पोस्ट पेड हो जाएगा। औरंगजेब को कहाँ दफनाया गया था भैया, औरंगाबाद में। औरंगाबाद का नाम बदल कर क्या रखा गया है, तो संभाजी नगर रखा गया है। और अभी एक जो है विधायक महोदय हैं बोल रहे हैं कि भाई औरंगजेब की कब्र को यहाँ से उखाड़ के ले जाओ, ठीक है। अब ये कौन कह रहा है, आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताओ, इसकी उखाड़ने की भी तैयारी जो है वहाँ पे चल रही है। तो भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है, तो अभी जगदीप धनखड़ जी हैं। इन्होंने जो है आप सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं दी है, तो भाई हमारी तरफ से भी तो होली की बहुत सारी शुभकामनाएं हम आपको दे रहे हैं और पूरे देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए ट्विटर के भी CEO कौन है भाई साहब, तो ये एलन मस्क हैं, जो कि अगर इस शौचालय के लिए भी जाते हैं तब भी इनके आगे और पीछे 2-2 गार्ड लगे हुए रहते हैं, तभी शौचालय के लिए जाते हैं। इन्होंने अभी ट्विटर को ले लिया है, तो एलन मस्क जो है ये ट्विटर के मालिक बन चुके हैं, ठीक है। दोस्तों 101वां संविधान संशोधन ये क्या है, तो 101वां संविधान संशोधन है GST, जिसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम से आप जानते हैं। और दोस्तों ये 1 जुलाई 2017 से लागू है। पहला देश GST लागू करने वाला कौन था, ये फ्रांस था। GST काउंसिल का जो है प्रधान कौन होता है, वित्त मंत्री होता है। और छत्तीसगढ़ में GST का अनुमोदन 22 अगस्त 2016 को हुआ है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है भाई साहब। आगे देखिए पेपर गोल्ड क्या है, तो दोस्तों जो आपकी IMF है, IMF का फुल फॉर्म आप जान लीजिए क्या है, तो इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड जो है, IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका जो स्पेशल ड्राइंग राइट है, जो इसका SDR है, इसकी मुद्रा का नाम है, ठीक है। जो IMF की मुद्रा का नाम है SDR, उसमें भारत की मुद्रा आपका शामिल नहीं है। उसी में जो विशेष आहरण अधिकार पत्र होता है उसको पेपर गोल्ड कहा जाता है, आपको याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। दोस्तों यूरिया उर्वरक में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है, तो नाइट्रोजन की होती है, आपको याद रखना है। आलू में पाया जाने वाला वनस्पति विषाक्त सोलेनाइन कहलाता है। चाय पत्ती और कॉफ़ी में क्या मिलता है, तो कैफीन नामक तत्व उपस्थित होता है, इसे आपको याद रखना है। दोस्तों शुगर बेली और तरबूज, ये ललन टॉप है, इसे आपको बिल्कुल देखते हुए चलना है। शुगर बेली और तरबूज के फसल की एक प्रजाति है, क्या है भाई साहब, तो जो शुगर बेली है तरबूज की एक प्रजाति, इसे आपको याद रखना है। और सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है, ये भूलने वाली बात तो है नहीं। दोस्तों फलों को जो है कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, इथिलीन का प्रयोग करते हैं। इथिलीन करता क्या है भाई साहब, इसके बारे में भी बताएंगे। आगे बताइए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये 8 मार्च को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या है, वासुदेव कुटुंबकम किसकी थीम है, तो आप जान लीजिए G20 की थीम है। अभी तो ये शुरुआत है, ये किसकी टीम है, तो अभी तो ये शुरुआत है जो हमारा WPL हो रहा है, वुमेन्स प्रीमियर लीग, ये उसकी थीम है, ठीक है। डिजिटल ऑल लैंगिक समानता के लिए इनोवेशन और टेक्नोलॉजी, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम है, आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। अभी तो ये झांकी है और अमेठी विजय भी बाकी है भाई साहब। ये तो अमेठी विजय किसके लिए बाकी है, ये तो भाई टाइपिंग करने वाला जाने, ठीक है। अभी तो ये झांकी है, अमेठी विजय भी बाकी है, तो अमेठी विजय तो बाकी रहेगी भाई साहब, जाहिर सी बात है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या है
कि कच्चे फलों को पकाने के लिए इथिलीन की सांद्रता क्या होता है। जो कच्चे फलों को पकाने के लिए इथिलीन का प्रयोग होता है तो इसमें इथिलीन की जो सांद्रता होती है बढ़ जाती है, उससे फल हमारे पक जाते हैं। ये प्रश्न व्यापम का बहुत ही खास प्रश्न है, जैसे उसका प्रिय प्रश्न हो कि पौधों की वृद्धि के लिए कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है भाई साहब। तो पौधों की वृद्धि के लिए टोटल 16 पोषक तत्व होने चाहिए, लेकिन इसमें से जो हमारे दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व होते हैं वो 7 होते हैं और लघु मात्रिक होते हैं कितने, 6 होते हैं। तो इन्हें भी आपको याद रखना है। दोस्तों केरल के मुख्यमंत्री का नाम पूछ लिया जाए क्या है, तो केरल के मुख्यमंत्री को बता दीजिए, पिनरई विजयन केरल के मुख्यमंत्री हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है, तो मनोज सिन्हा जी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन हैं, ठीक है। और प्रत्येक जिले में 75 जन औषधि केंद्र खोलने की योजना किसने बनाया है, तो ये प्रत्येक जिले में 75 जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। ये जम्मू कश्मीर के राज्यपाल उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने कहा। चूंकि उपराज्यपाल कब होते हैं, जब ये केंद्र शासित प्रदेश बन जाता है, तब जब ये हमारा यूनियन टेरिटरी बन चुका है तब, इसलिए इसे यहाँ पे उपराज्यपाल आ गए। इटली के प्रधानमंत्री बहुत ज़्यादा चर्चा में है, इन्हें याद रखिएगा, जॉर्जिया मेलोनी है इटली के प्रधानमंत्री। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है, एम के स्टालिन। अंग्रेज टाइप का नाम लगता है लेकिन है अपने कहाँ के, तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एम के स्टालिन। और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री कौन है भैया, मनीष सिसोदिया जी हैं, जो है दिल्ली के डिप्टी सीएम थे और डिप्टी सीएम को उठा के जो है जेल में डाल दिया गया है। अब किन कारणों से जेल में है भाई साहब, ये सीबीआई जाने और दिल्ली के मुख्यमंत्री या वो खुद मनीष सिसोदिया जी जाने कि आखिर में क्या कारण है। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है, भगवंत मान जी हैं भाई। किसकी सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। पंजाब में नेता प्रतिपक्ष कौन है, तो प्रताप सिंह बाजवा हैं। आपको इन्हें याद रखना है, ठीक है। कार्डियोलॉजिस्ट किसे कहते हैं, बहुत लोगों के जो है याद नहीं रहता कि हृदय रोग विशेषज्ञ को ही तो कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है, ठीक है। और इन्फोसिस के जो है नंदन नीलकणी कौन है, तो भैया ये इन्फोसिस के क्या हैं, इन्हें आप हमें कमेंट करके बताइएगा। इन्होंने जो है कहा है कि भारत इंक्लूजन समिट में भारत 5 सालों में प्रीपेड से पोस्ट पेड अवस्था बन जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन है, तो रुचिरा कंबोज, उन्हें आपको याद रखना है। प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी भाई साहब, तो प्रथम जैन संगीति हुई थी पाटलिपुत्र बिहार में 322 ईसा पूर्व में। शासक थे स्थूलभद्र और यहीं पे क्या हुआ था, ये जैन धर्म जो है आप देख रहे हैं कि श्वेतांबर और दिगंबर में बंट गया है, एक दिगंबर में बटा, एक इसमें बटा श्वेतांबर में। प्रथम जैन संगीति आप उसे याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मेघालय के मुख्यमंत्री भी कौन है भैया, तो कोनराड संगमा है। इनकी पार्टी कौन है, तो एनपीपी इनकी पार्टी का नाम है। इन्होंने 26 सीट जीता है और ये दूसरी बार जो है मुख्यमंत्री मेघालय के बनने चल रहे हैं। बीजेपी को मात्र 2 सीट वहाँ पे मिली, आप याद रखिएगा। असम के मुख्यमंत्री कौन है, हिम्मत बिस्वा शर्मा है, इन्हें आप याद रखिएगा। नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है, तो नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के नेता नेफ्यू रियो जो है 5वीं बार नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले रहे हैं, ठीक है। अब ये हमारे जो है नीतीश कुमार जी की तरह नहीं है, बिल्कुल आप इनको वैसे ही मान सकते हैं कि ये लगातार 5 बार बने हैं, हर बार इनकी पार्टी नहीं जीती है। चाहे जिसकी पार्टी में गठबंधन ये करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होंगे भाई साहब, तो जैसे जो है बिहार के मुख्यमंत्री लगातार बच्चे पढ़ते पढ़ते उब गए हैं कि नीतीश कुमार हैं, वैसे नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है भैया, तो ये नेफ्यू रियो हैं। ये 5वीं बार नागालैंड के मुख्यमंत्री बन रहे हैं, इन्हें याद रखना है। वहाँ पे बीजेपी को मात्र 12 सीट मिली है और एनडीपीपी को 25 मिली है। शपथ ग्रहण कहाँ हो रहा है, तो नागालैंड के कोहिमा हो रहा है, इसे आप याद रखिएगा। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के नेता नेफ्यू रियो जो है भाई साहब, ये जो है नागालैंड के नेता सीएम नेफ्यू रियो, ये 5वीं बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं। यहाँ पे 2 डिप्टी सीएम, जैसे अभी पूछ लिया जाए यूपी में 2 डिप्टी सीएम कौन है, तो केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक जी को आपको याद रखना है। ये यूपी में भी 2 ठो क्या है, ये डिप्टी सीएम है, लेकिन ये कहीं दिखते हैं नहीं दिखते हैं, आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। और बीजेपी की सरकार जो है यहाँ भी आ रही है गठबंधन में ही, तो भैया यहाँ भी 2 डिप्टी सीएम बनेंगे। कौन कौन, तो ये तद्दी तुई रंको जेलियांग है और यान थुंगो पैटर्न है। भाई हम लोग जो है बागेश्वर धाम महाराज जी का एक लेक्चर देख रहे थे, उन्होंने बताया है कि ये जो चाइना के लोग हैं, इन लोग जो है अपने बच्चों का नामकरण कैसे करते हैं, तो उन्होंने बाबा जी ने बताया कि भाई चाइना के लोग क्या करते हैं कि जो है एक सिक्का को पटकते हैं और सिक्का से जो आवाज़ निकलती है चूंग यांग टींग टूंग, तो उसी प्रकार से उन लोग नाम रखते हैं। तो यहाँ पे जो नाम आप यांग थुंगो पैटर्न देख रहे हैं, ये उनके नाम रखने पर याद दिया गया। बागेश्वर धाम के महाराज जी ने जो है धीरेन्द्र की शास्त्री जी ने ये कहा था और उनको बागेश्वर धाम जी की जय हो। और वहाँ पे हमने ये देखा था कि तदतुई रंग को जेलियांग, जब ये नाम आया तो ये भैया वो डिप्टी सीएम है नागालैंड के, इनका नाम आपसे याद नहीं हो पाएगा। अगर याद हो जाता है तो कमेंट
करके हमें बताइएगा, और नहीं तो देख के तो आप याद कर लेना कि जैसे सिक्का उछालते हैं, सिक्का गिरेगा तो कुछ खन खुन की आवाज़ करेगा ना, तो वहीं पे चियांग चुंग श्यांग पुंग जो खन खुन करता है ये वही है, उसे आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेशनल ये दो दोस्तों, ये एक अंगामी नागा परिवार के व्यक्ति हैं, ठीक है। और नागालैंड में दोस्तों बीजेपी जो है वहाँ पे क्यों जो उसका गठबंधन हो रहा है हम बताते हैं आपको। भाई साहब, नागालैंड में चरमपंथ और उग्रवाद होने के कारण वहाँ पे 1995 से सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम जो AFSPA लागू है। 2022 में मोदी जी ने कहा कि भाई इसका दायरा हम कम कर देंगे, तो हमसे जो है गठबंधन में चलो। तो पूर्वोत्तर भारत को धीरे धीरे अपना करने का एक बिल्कुल बहुत ही अच्छा है। और पार्टी कोई भी हो, लेकिन किसी भी पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री नहीं बनाया, बल्कि ये इतने काबिल हैं कि हर बार जो है नेफ्यू रियो लगातार 5वीं बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं। ये इन्हें आप याद रखिए। किस राज्य के? तो नागालैंड के। दोस्तों हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, इन्हें आप याद रखिएगा। चूंकि हिमाचल प्रदेश चीन से हमारा सीमा साझा करने वाला राज्य है और सीमावर्ती इलाकों तक रेलवे लाइन का विकास करने का ये निवेदन किया कि भाई चाइना के पास जो रोड लगे हैं इनको ठीक कर दिया जाए। त्रिपुरा में बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए माणिक शाह, ठीक है। और ये दूसरी बार क्या बनने चल रहे हैं? तो CM बनने चल रहे हैं। तो कौन हो गए CM भाई? तो त्रिपुरा के नए CM हो गए। आपका GK याद हो गया कि माणिक साहब वहाँ के CM हो गए और ये CM पद की शपथ लेने चल रहे हैं। अब ये भी आपको याद रहने वाला है, ठीक है। आगे बढ़े। देखिए आगे देखिए, वित्त मंत्रालय में 28वें महालेखा नियंत्रक परीक्षक CGA के तौर पर किसने कार्यभार संभाला है भाई साहब? तो ये जो हमारा CGA है इसे आपको बताना है कौन है आपके CGA, ठीक है। तो ये हमारे कौन है भाई साहब? तो श्री SS दुबे हैं, ये हमारे 28वें महालेखा नियंत्रक हैं। और BR सुब्रमण्यम ये नीति आयोग के CEO हैं। माणिक शाह कौन है भाई साहब? तो अभी हमने आपको बताया कि इन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। और कोनराड संगमा कौन है? तो ये कहाँ के मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हैं? मेघालय का कि त्रिपुरा का? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। और अभी हमने आपको पढ़ाया था कि त्रिपुरा में बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए माणिक शाह। तो माणिक शाह कौन है भैया? तो माणिक शाह त्रिपुरा के CM साहब हैं, इन्हें आप याद रखिएगा। कोनराड संगमा NPP पार्टी हेड, मेघालय आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ बजट में 2023 में उद्यानिकी प्रयोगों के प्रदर्शन हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये CM साहब ने घोषणा किया है कि ये जो हमारा नया रायपुर है, तो ये नए रायपुर में इसकी जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी, इसे आपको याद रखना है। दोस्तों महत्वाकांक्षी योजना राजीव युवा मितान क्लब की स्थापना कब होती है? तो ये 18 सितंबर 2021 को राजीव युवा मितान क्लब प्रारंभ किया गया। दोस्तों इसमें 20 से 40 साल के युवा इसमें शामिल होंगे और उम्र इसमें 15 से 40 साल तक के लोग, इसमें 1/3 महिलाओं की भागीदारी आवश्यक है। दोस्तों बौद्ध धर्म की मान्यता और सिद्धांत क्या है? दोस्तों बौद्ध धर्म का जो त्रिरत्न है वो उसे बुद्ध, संघ और धम्म कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। सांसारिक दुखों के लिए 4 आर्य सत्य बताए हैं बौद्ध जी ने। दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, इसे आपको याद रखना है। सांसारिक दुखों के लिए 4 आर्य सत्य हैं। और बौद्ध धर्म का त्रिरत्न क्या है? बुद्ध, संघ, धर्म, ये आप धम्म, इसे आपको याद रखना है। दोस्तों छत्तीसगढ़ महतारी दुलारी योजना ये क्या है भाई साहब? तो ये 13 मई 2021 को प्रारंभ की गई। कोविड-19 के कारण जो बच्चे अनाथ हुए थे उसमें जो है पूरा छत्तीसगढ़ सरकार जो है अनाथ हुए बच्चों का पूरा पढ़ाई का खर्च भूपेश बघेल सरकार, मतलब छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार उठाने वाली थी। कौशल्या मातृत्व योजना क्या है भाई साहब? तो ये 1 मार्च 2021 को प्रारंभ की गई। इसमें दूसरी बालिका के जन्म पर माताओं को 5,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। और यहीं पे भी 2023 के बजट में आपसे पूछ लिया जाए कि कौशल्या समृद्धि योजना मुख्यमंत्री ने प्रारंभ किया है, उसे आपको याद रखना है। ये मातृत्व योजना याद रखना है और 2023 के बजट में कौशल्या समृद्धि योजना को भी आपको याद रखना है, ठीक है। दोस्तों सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो सांख्य दर्शन के प्रतिपादक थे कपिल मुनि। ये बिल्कुल कोई भी परीक्षा हो उसके लिए एकदम लाजवाब क्वेश्चन है, आता ही है। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो कपिल मुनि को आपको याद रखना, ये बार बार परीक्षा में आते हैं। और उधार लोग घी पियो, अभी CG सब इंस्पेक्टर में चारवाक दर्शन पूछा गया था, उसे भी हम आपको बताएंगे। आप बिल्कुल क्लास पे बने रहिए। दोस्तों न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है? इसके प्रतिपादक गौतम मुनि है, जिन्होंने न्याय सूत्र लिखा था, ठीक है। न्याय सूत्र आपको याद रखिएगा।
योग दर्शन क्या है भाई साहब? तो योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो पतंजलि है। पतंजलि ने क्या लिखा था? योग सूत्र लिखा था। आपको उसे याद रखना है, ठीक है। पूर्व मीमांसा दर्शन क्या है? इसके प्रतिपादक जैमिनी थे। कर्म और अपूर्व का सिद्धांत का वर्णन पूर्व मीमांसा दर्शन में है। और ये चारवाक दर्शन देख लीजिए भाई साहब, उधार लो घी पियो, ठीक है, खाओ पियो मौज करो, यही वाला सिद्धांत है, चारवाक सिद्धांत। इसमें मेन है कि जो शरीर एक बार मिल गया है बार बार नहीं मिलेगा, ठीक है भाई साहब। शरीर एक बार मिला है, बार बार नहीं मिलेगा, इसलिए अपने शरीर की अपनी इच्छाओं को मारो मत, उधार लो घी पियो, ये भौतिकवादी दर्शन है, ठीक है। और अभी आप जान लें कि भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल इसी चारवाक सिद्धांत पर ही चल रही है, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा पैसा अगर कहीं से आता है तो हम उधारी से पैसा हमारे पास आता है, ठीक है। आप अर्थव्यवस्था नहीं पढ़ते हैं, हम ये फैक्ट बता रहे हैं, मजाक वाली बात नहीं है, ठीक है। भारत में सबसे ज़्यादा पैसा उधारी से आता है, और सबसे ज़्यादा पैसा जो जाता है ना, ब्याज पटाने में जाता है। अर्थशास्त्र में आप पढ़ रहे हो तो यही तो है चारवाक दर्शन। भाई अभी मोदी गवर्नमेंट पूरा चारवाक दर्शन पे चल रही है, भौतिकवादी गवर्नमेंट है ये, ठीक है। भौतिकवादी गवर्नमेंट क्या कर रही है? उधार ले रही है। उधार लेके क्या बन रहा है? 5G टेक्नोलॉजी आ रही है, बड़े बड़े रोड बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियां बन रही हैं, और सबसे ज़्यादा पैसा किस में दे रहे हैं? कि जो माल आ रहा है ब्याज पटाने में सबसे ज़्यादा भारत का पैसा जाता है। तो चारवाक दर्शन वाली मोदी सरकार अभी है। और ये क्यों नहीं है? अगर कहीं से नहीं है तो अब आप पूरे अर्थशास्त्र का अध्ययन करके आइए, बैठिए, हम आपको बताते हैं कि कैसे है, ठीक है। पूरी अर्थव्यवस्था का आप अध्ययन करिए और अर्थव्यवस्था आपको खुद ही बता देगी, ठीक है भाई साहब। वैशेषिक दर्शन क्या है? इसके प्रतिपादक कौन है? कणाद ऋषि हैं, ठीक है। कणाद और उलूक परमाणुवाद के जनक भी यही माने जाते हैं। आप डाल्टन को तो मानते हैं, लेकिन परमाणुवाद के जनक भारत में आप इस वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कणाद और उलूक को याद रखिएगा दोस्तों। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना क्या है? इसके तहत दोस्तों जो कृषि भूमिहीन लोग हैं, जो सरकारी नौकरी नहीं करते हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं है, उनको 6,000 रुपये प्रतिवर्ष उनको दिया जाएगा। ये जो है लाभार्थी कौन होगा? भूमिहीन कृषि मजदूर होंगे। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत दोस्तों ये 6,000 रुपये मिलता है। अब ये राजीव गांधी किसान न्याय योजना क्या है? चूँकि इसी योजना के तहत में भूमिहीनों को भूमि मिल रही है, तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना राजीव गांधी की पूर्ण तिथि 21 मई पर जो ये प्रारंभ की गई थी छत्तीसगढ़ सरकार ने। इसमें कुल 13 फसलों को, जो 2023 को मोटे अनाज का मिलेट्स ईयर घोषित किया गया है, इसमें देखिए मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरहर, मूंग, उड़द, कुल्थी, राम तिल, कोदो, कुटकी, रागी, गन्ना। कोदो को क्या कहते हैं? तो जो है जो शुगर वाले हैं उनके लिए जो है आटा यही है, उनका चावल यही जो है, ठीक है। शुगर वालों का चावल, डायबिटीज़ वालों का चावल। ये देखिए मोटे अनाज के लिए छत्तीसगढ़ सरकार इसे 2019 से ही किसान न्याय योजना में शामिल कर चुकी है, आप इसे याद रखिएगा दोस्तों। हुआ क्या है, क्योंकि इसमें जो है किसान न्याय योजना में खरीफ की फसलों को भी, जैसे फूल, सब्जी, मसाले की खेती किसानी करने वाले परिवारों को भी ये 9,000 रुपये की इनपुट सब्सिडी देने का वादा किया गया है दोस्तों। जंग रहित लोहा क्या होता है? जंग रहित लोहा बनाने में दोस्तों क्या होता है? क्रोमियम लगता है, ठीक है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि जंग लगने से वस्तु के वजन में क्या होता है? वृद्धि होती है, ठीक है। अगर जंग लगेगा तो जंग रहित अगर लोहा आपको बनाना है तो क्या प्रयोग करोगे? क्रोमियम का प्रयोग करोगे, तो लोहे में जंग नहीं लगेगा। लेकिन अगर कैसे पता चलेगा? जब लोहे में जंग लग जाता है तो वस्तु के वजन में वृद्धि हो जाती है, इसे आप याद रखिएगा। जंग से बचने के लिए क्या करें? जस्ते का प्रयोग करें, और इसी विधि को गैल्वेनाइज करण कहा जाता है, ठीक है। जो गैल्वेनाइजेशन होता है, तो लोहे जंग से बचने के लिए जस्ते का प्रयोग कीजिए, और इसी विधि को गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। जंग लगने का मतलब क्या है? कैसे जानेंगे जंग लग गया है? अगर भाई साहब लोहे में भूरे रंग की परत जम जाए तो जान लीजिए जंग लगा है। तांबे पे हरा रंग लग जाए अलग से तो जंग लग गया है, और सिल्वर पे काला लग जाए तो मान लीजिएगा कि जंग लग गया है। और दिमाग काम करना बंद कर दे तो समझ लीजिएगा कि दिमाग में भी जंग लग गया है। और जंग हटाना है तो दिमाग, तो शिक्षा तो वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा भाई साहब। तो आप अगर इसको जितना लेंगे उतना दहाड़ेंगे, और नहीं पिएंगे तो एक समझिए कि दिमाग में भी जंग लग गया है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पूर्व महिला प्रधानमंत्री आयरन लेडी श्रीमती इंदिरा गांधी जी के जन्मदिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 19 नवंबर 2020 को दाई दीदी क्लिनिक योजना का प्रारंभ किया, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या होगा? महिलाओं के इलाज की व्यवस्था की गई है, सभी महिला स्टाफ होंगी दोस्तों। और ये पायलट प्रोजेक्ट के तहत पर रायपुर, दुर्ग, भिलाई में प्रारंभ किया गया है। महिलाओं को इसमें निःशुल्क इलाज होगा। गोबर गैस, ठीक है। गोबर गैस तो आप जानते हैं, गोबर का
करेंगे क्या? तो आपके पास भी गोबर है तो छत्तीसगढ़ सरकार भाई साहब इसे 4 रुपये जो है 2 रुपये प्रति किलो में गोबर ले रही है और 4 रुपये प्रति किलो में गौमूत्र की खरीदी कर रही है। तो आप लाइए यहाँ जो है बिक्री कर सकते हैं जो है, ठीक है, गोधन न्याय योजना के तहत। इससे बनेंगे क्या? बिजली बनेगी, प्राकृतिक पेंट बनेगा, वर्मी कंपोस्ट बनेगा। और छत्तीसगढ़ सरकार ने अपना पहला ई बजट प्रस्तुत किया है, ठीक है भाई साहब। ये जो पहला ई बजट है, पहले ई बजट में जो है, ये ई बजट में बढ़िया गोबर के कलर की जो है उसमें एकदम कबर लगी हुई थी बजट में। और गोबर के कलर वाले उसमें क्या होता है कि उसमें कामधेनु की जो है ऊपर से मूर्ति भी लगी रहती है, फोटो भी बनी रहती है। तो भाई कामधेनु से आप जो मांगेंगे कामधेनु माँ वो देती हैं। तो ये है भारतीय संस्कृति और सभ्यता, आदिवासी संस्कृति और सभ्यता को साकार कर रही इस बजट को। वाकई में ये किसानों का बजट था। बहुत बहुत बधाई हो जो है श्री सीएम साहब को। आगे देखिए क्या है कि हुआ क्या भाई साहब। कृत्रिम वर्षा में क्या होता है? कृत्रिम वर्षा में सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। चांदी जो होता है ये ऊष्मा और विद्युत दोनों का सर्वोत्तम सुचालक होता है। इसे आपको याद रखने के लिए यहाँ पे दिया गया है। आपसे पूछा जाए जो आपकी भूपृष्ठी है इसमें सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो एल्युमिनियम बताना। लोहा सस्ता दिखता है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। और सर्वाधिक आघातवर्ध और सबसे नर्म धातु कोई है तो लोहा नहीं है, सोना है, ठीक है भाई साहब। आज है खास क्या होती है हिंदू विकास दर। देखिए रघुराम राजन ने इस पर कमेंट किया था कि भारत जो है आने वाले अगली 2-3 सालों में हिंदू विकास दर की स्थिति में आ जाएगा। तो दोस्तों ये हिंदू विकास दर ये होती थी कि हमारा जो 1950 से 1980 का दशक था, इसमें भारत की वृद्धि दर 3.5% थी और ये औसत वृद्धि दर थी। इसमें जो हमारे भारतीय अर्थशास्त्री थे राज कृष्णा ने सबसे पहले 1978 में इस हिंदू विकास दर शब्दावली का प्रयोग किया था और उसी को हिंदू विकास दर जो है कहा गया है। राज कृष्णा ये भारत के अर्थशास्त्री थे, इन्होंने कहा था कि हिंदू विकास दर मतलब लगातार 30 साल तक तो 3.5% में ही रही और इसी को जो है राज कृष्णा ने कहा था ये हिंदू विकास दर है, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे। पुलिस अकादमी चंद्रखुरी का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुलिस अकादमी कर दिया गया। रायपुर छत्तीसगढ़ में स्थित है। प्रदेश का पहला स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम स्कूल 2 अक्टूबर 2021 को मुख्यमंत्री द्वारा रायपुर चौबे कॉलोनी में बनाया जाना प्रस्तावित है। भाई साहब अजंता की गुफाएं बार बार पूछी जाती हैं। बहुत ही मतलब कहा जाए जैसे कुछ चीज़ें बेशरम होती हैं। एक बिहाया का पेड़ होता है, बेशरम होता है कि कहीं भी उसको फेंक दीजिए वो थोड़ा भी पानी मिले ना मिले हरा हो जाएगा। ऐसे ये एग्जामिनर्स की हैं अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं और ये एलिफेंटा की गुफाएं। ये सभी कहाँ हैं भैया? तो ये महाराष्ट्र में है और ये एग्जामिनर की एकदम प्रिय है। अजंता गुफा कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। एलोरा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। एलिफेंटा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और अभी भी कितने लोगों को याद नहीं है कि एलिफेंटा गुफा कहाँ है, ठीक है। आगे देखिए सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो कोणार्क उड़ीसा में है। खजुराहो स्मारक कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। खजुराहो महोत्सव भी का आयोजन मध्य प्रदेश में होता है। हुमायूं का मकबरा पूछ लिया जाए कहाँ है? तो दिल्ली में है। इसे आपको याद रखना है। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये दोनों असम में है। असम को आपको याद रखना है, ठीक है। और ये जो कांजीरंगा है एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। इसे आपको याद रखना है, ठीक है। माफ कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ? ये भैया तंजौर में है। तंजौर कहाँ पड़ेगा? तमिलनाडु में पड़ेगा। सप्त पेगोड़ा यहीं पे है। इसे जो है कहा जाता है, इसी बृहदेश्वर मंदिर को सप्त पेगोड़ा कहा जाता है। तंजौर में स्थित है। मदुरई में मीनाक्षी मंदिर स्थित है दोस्तों। और यहीं पे जो है चोलकालीन नटराज की प्रतिमा चिदम्बरम में स्थित है। आप ये तमिलनाडु के बारे में जब बात होगी तो इतना चीज़ आपको याद रखना है। चोलकालीन नटराज की प्रतिमा चिदम्बरम में मिली है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरई में है। जो है सप्त पेगोड़ा या बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तंजौर में है। और ये सब कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। इसे आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हेल्पलाइन के बारे में बार बार छत्तीसगढ़ की परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, तो इससे आप याद रखिएगा कि महिलाओं को अगर कोई किसी प्रकार की ज़रूरत पड़े तो आप सीधे महिला हेल्पलाइन के नंबर है 181 आप इसे डायल कर सकते हैं, ठीक है। और बच्चों को कोई ज़रूरत हो तो आप 1098 भाई जो है किसी का भी मोबाइल लेके मिला देना, आपको सहायता मिलेगी। और निःशुल्क परामर्श चाहिए रात को जो है 12 बजे भी तो 104 दबाइए और डॉक्टर साहब आपको परामर्श देंगे कि बेटा सो जाए, ठीक है, ठीक है। संजीवनी एम्बुलेंस ये 108 है, ठीक है। अगर आपका कहीं एक्सीडेंट हो गया है, कोई भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन अगर कोई घटना दुर्घटना होती है तो 108 बुलाइए। और हमारी जो माताएं हैं जो प्रसव कराना चाहती हैं वो प्रसव के लिए 102 दबा दें। प्रसव के लिए गाड़ी आपके घर पे आ जाएगी, मोबाइल में दबाना है। और अगर कोई परेशान कर रहा है तो आप डायल 112 दबाइए, तो जो है ये सबकी व्यवस्था डायल 112 आपको कर देगा, ठीक है। मतलब यहाँ पुलिस आपके आ जाएगी और जब पुलिस आ जाएगी तो आपकी
सारी व्यवस्था आपकी बना देगी। ठीक है, अब आप इसकी ध्यान रखिए। 112, ठीक है, 112 मतलब पुलिस आ गई तो फिर कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मूल कर्तव्य सरदार सरोवर सिंह समिति की अनुशंसा पर भारतीय संविधान में जोड़े गए 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत और भाग 4 का में अनुच्छेद 51 के तहत इनको स्थान दिया गया, इसे याद रखिएगा। बाबरनामा किसने लिखा है भैया? तो ये बाबरनामा लिखा है खुद स्वयं बाबर ने लिखा था, और ये जो है बाबर की आत्म कथा है, ये तुर्की भाषा में लिखी गई थी। शाहजहां नामा की जो है ये क्या है? तो ये शाहजहां नामा जो है शाहजहां की आत्मकथा है। इसको किसने लिखा है? ये शाहजहां जो है मोहम्मद ताहिर ने लिखा है, और शाहजहां के द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन है, ये आत्मकथा नहीं है। शाहजहां नामा क्या है? शाहजहां के द्वारा जो कार्य किए गए हैं उसका वर्णन मोहम्मद ताहिर ने किया है। तुझुके जहांगीरी दोस्तों जहांगीर की आत्मकथा है। ठीक है, हुमायूं नामा क्या है? ये मुगल सम्राट हुमायूं की जीवनी है, लेकिन इसको लिखा गुलबदन बेगम ने, इसे आप याद रखिएगा। जहांगीर तुझुके जहांगीरी, ये जहांगीर की आत्मकथा है, इसको इन्होंने स्वयं लिखा था। ठीक है, और बाबरनामा बाबर ने स्वयं लिखा है, तुझुके जहांगीरी जहांगीर ने स्वयं लिखा है। लेकिन हुमायूं नामा भी एक जीवनी है जो मुगल सम्राट हुमायूं की है, लेकिन लिखा इसको हुमायूं ने नहीं, गुलबदन बेगम ने है। इन्हें आपको याद रखना है। ठीक है, ये कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन है। उदंत मार्तंड हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था दोस्तों, और ये जो है 30 मई 1826 को कलकत्ता से जो है प्रकाशित हुआ था। इसके संपादक थे जुगल किशोर, इसे आप याद रखिएगा। हिंदी जो है हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो हिंदी की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। तीसरा राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के दिवस पर रायपुर में आयोजित किया गया था, आपको याद होगा जो है। और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? हरियाणा में हुआ है। और 1989 में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सहयोग से कुरुक्षेत्र शहर में पहली बार आयोजित हुआ था क्या? तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, इसे आपको याद रखना है। दोस्तों लल्लन टॉप फैक्ट्स हैं। ओणम त्यौहार, ओणम त्यौहार कहाँ है? दक्षिण भारत में। ये केरल का प्रमुख त्यौहार है। ओणम दोस्तों मलयालम कैलेंडर के पहले महीने चिंगम से शुरू होता है, इसीलिए मलयाली हिंदुओं को नववर्ष कहा जाता है। और असुर राजा महाबली जो है यहाँ पे घर आते हैं, और इनके पुनः घर आगमन के लिए ओणम त्यौहार मनाया जाता है। दोस्तों ये प्रमुख महोत्सव हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। लल्लन टॉप में से देखते चलिए आपको। खजुराहो महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में होता है। लोसर फेस्टिवल लद्दाख में मनाया जाता है। लोसांग फेस्टिवल सिक्किम में। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में। काला घोड़ा फेस्टिवल मुंबई में। और धानु यात्रा फेस्टिवल ये उड़ीसा में मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है दोस्तों। और नवरोज की बात किया जाए तो ये पारसी धर्म का है। बोनालू त्यौहार तेलंगाना में होता है। सरहुल पर्व झारखंड में होता है, छत्तीसगढ़ में भी होता है। ओणम महोत्सव केरल में, छठ पर्व बिहार में, एप्पल फेस्टिवल जम्मू कश्मीर, और सरहुल पर्व झारखंड। आप इसको देख ही पा रहे होंगे। ठीक है भाई साहब, बोनालू त्यौहार आपने देखा ही, ये सरहुल पर्व आपने देखा। दोस्तों नुआखाई उत्सव क्या है? नुआखाई उत्सव जो होता है ये 1 सितंबर 2022 को उड़ीसा में नुआखाई त्यौहार मनाया गया। ये छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। ये 8 मार्च की क्लास आपको कैसी लगी? बेहद ही महत्वपूर्ण थी, और आपको पूरी क्लास को अच्छे से एंजॉय करके देखना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको रोमांच से भर देगी, और न दुख न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो आइए, क्लास कैसी लगी, और 1 से 2 बार इसको ज़रूर देखिएगा। बहुत ही मेहनत हुई है, और इस मेहनत को आपको भी साकार बनाना है। आपके सपने हमारे सपने, और हमारे सपने आपके हैं, तो हम दोनों मिल के सपनों को अपने पाएंगे। और आइए हमारे साथ कहिए कि क्या कहेंगे? रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। तो भाई क्या होता है कि जो है रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। और एक ख़ास लाइन हमें अभी याद नहीं आ रही है, वो याद करेंगे हम अगली वाली क्लास में। उसमें हम आपको बताएंगे कि पंखों से कुछ नहीं होता, कैसे हौसलों से उड़ान होती है। सब कुछ बताएंगे। कल मिलते हैं इसी टाइम। आप हमारी इंग्लिश वाली वोकैबुलरी में मिलिए, और अंग्रेजी की क्लासेज में मिलिए। थैंक यू, बाय बाय।